हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिड के डेरिवेटिव्स। एसिड के 4 डेरिवेटिव्स होते हैं जो आपके सामने RCOCl, RCOR-, RCOCOR एंड RCONH2। सबके नाम आप पहले से जानते हैं। ये एसिड कोलाइड है, एस्टर है, एनहाइड्राइड होता है और ये एमाइड है। और इसमें अगर देखा जाए तो आप देखेंगे RCO सब में लगा हुआ है। RCO को एसाइल ग्रुप कहते हैं। तो हर डेरिवेटिव में ये पाया जाता है जो कि कॉमन होता है सब में। और आपको बता दें, हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए यानी कि इन सब को हटा दिया जाए, चारों ग्रुप्स को, और OH लगा दिया जाए तो आप खुद सोचिए OH लगने के बाद ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये हमने साफ साफ लिखा हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑल एसिड डेरिवेटिव्स गिव्स एसिड्स बाय एसएन रिएक्शन। यानी हर एसिड डेरिवेटिव्स को एसिड में ला सकते हैं हम लोग बाय एसएन रिएक्शन। तो ये कैसे आता है इसको एक जनरल एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि ये सब एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, किया जा सकता है। RCO Z W- ये कोई न्यूक्लियोफाइल है। RCO W और प्लस Z-। अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो यहाँ पर Z का रिप्लेसमेंट हुआ है और इसकी जगह पर W- आया हुआ है, यानी कह सकते हैं कि एसएन टाइप की रिएक्शन है। और इसमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि Z- रिप्लेस हुआ है और इसको रिप्लेस किसने किया है तो आप देख सकते हैं W-। और लगता है इस रिएक्शन के लिए, इस रिप्लेसमेंट के लिए आप ज़रूर कह सकते हैं इस बात को कि ये वाला स्ट्रॉन्गर होना चाहिए तभी इसको हटा पाएगा। आप जानते हैं हटने वाला वीकर होना चाहिए, हटाने वाला स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। याद रखिए, इस रिएक्शन के होने की कंडीशन होती है कि जो हटाने वाला ग्रुप है वो हटने वाले से हमेशा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, W- शुड बी स्ट्रॉन्गर। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि ये कौन सा ग्रुप किसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये आपस में कैसे कन्वर्ट होते हैं। हम हाइड्रोलिसिस की बात भी करेंगे साथ में। तो चलिए एक जनरल चीज़ पहले आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। HCl, RCOOH, ROH और NH3, ये हमने चारों ग्रुप क्यों लिया है इसका रीज़न अभी आपको बताएंगे। तो पहले ये हमने अलग से एक बात को समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये बताइए, इनमें एसिडिक नेचर की बात किया जाए तो आप जानते हैं ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर ये होगा, फिर अल्कोहल, फिर अमोनिया। तो ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। अगर इनका कॉन्जुगेट बेस बनाया जाए तो Cl-, RCOO-, RO- और NH2-। आप जानते हैं ये बेसिक नेचर का ऑर्डर है। और आप जनरली जानते हैं, पहले से सुना हुआ है आपने कि जो सबसे ज़्यादा बेसिक वो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये बेसिक नेचर के अलावा ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर है। अब बताइए ये सब ग्रुप हमने क्यों किया, क्यों हमने इस तरह से लिखा, इसका रीज़न बता दें। ये जो Z है इसकी जगह इमेजिन करिए Cl लग जाए तो आप जानते हैं RCOCl हो जाएगा। Z की जगह पे इसको लगा दिया जाए तो ये एनहाइड्राइड हो जाएगा। Z की जगह OR लगा दिया जाए तो एस्टर हो जाएगा। और NH2 लगा दिया जाए तो एमाइड हो जाएगा। तो ये ऑर्डर बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है आपको हाइड्रोलिसिस के बारे में बताना। अब आप खुद देख लीजिए, चारों में सबसे वीक Cl- है, यानी यहाँ Cl हो तो उसको हटाना सबसे आसान होगा। और अगर यहाँ NH2 हो तो इसको हटाना सबसे मुश्किल होगा। यानी अगर ये पूछा जाए कि हाइड्रोलिसिस सबसे आसानी से किसकी हम कर सकते हैं तो आप जानते हैं Cl को हटाना सबसे आसान है और NH2 को हटाना सबसे मुश्किल है। यानी इन चारों में सबसे ईजिली रिप्लेस होगा Cl। यानी हम कह सकते हैं कि एसिड कोलाइड की हाइड्रोलिसिस सबसे आसानी से होती है, एमाइड की हाइड्रोलिसिस सबसे मुश्किल से होती है। तो कहीं ना कहीं हम एक ऑर्डर लिख रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस ऑर्डर। RCOCl, RCO2, RCOR- या R एंड RCONH2। इस ऑर्डर से हमारा मतलब सिर्फ इतना था कि सबसे आसानी से रिप्लेसमेंट क्लोरीन का होगा। आप जानते हैं क्लोरीन सबसे वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, वीकेस्ट बेस, इसको सबसे इजीली हम लोग हटा सकते हैं। ये ऑर्डर आपको एग्ज़ाम में इतना सब करके
बनाकर नहीं देखना रहता है, सीधे आंसर लगा दीजिएगा। हाइड्रोलिसिस सबसे आसानी से एसिड कोलाइड की होती है, फिर एनहाइड्राइड की, फिर एस्टर की और फिर एमाइड की। आप देख लीजिए NH2 इसमें लगा हुआ है। NH2 को हटाना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये तो रहा हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर। अब देखिए, अगर इनको आपस में रिप्लेस करना हो तो इसको देख के लगता है कि NH2 इन बाकी तीनों को हटा देगा, RO- इन दोनों को हटा पाएगा, ये सिर्फ इसको हटा पाएगा। और इससे ये लगता है कि Cl- सबसे वीक है, इसलिए Cl- सबसे रिप्लेस होगा, लेकिन खुद किसी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। देखिए, हम इतना सब कहा हमने, इसका मतलब एक छोटे से एग्जाम्पल से है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे Cl लगा हुआ है, सपोज करिए NH2-, या फिर एक और एग्जांपल देखिए RCO NH2 Cl-, खुद इमेजिन करिए कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस केस में Cl को हटना है और NH2 के द्वारा हटना है। इस ऑर्डर के हिसाब से देखिए तो Cl- वीक है, इसको तो सारे हटा देंगे, और यहाँ पर NH2 के द्वारा हटाया जा रहा है, मतलब आसानी से इसको हटा देगा, रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा RCO NH2। लेकिन इस केस में NH2 को हटाने की बात की जा रही है Cl- के द्वारा, और ये सबसे वीक है, ध्यान रखिए, और वीक है इसलिए इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, यानी हम लिख सकते हैं नो रिएक्शन। तो ये तो SN रिएक्शन हुई जिसके द्वारा हम अलग अलग कंपाउंड्स को बना सकते हैं। अब हम अलग अलग कंपाउंड को टेबल के द्वारा एक एक करके रिएक्शंस बताएंगे आपको कि कौन से कंपाउंड में किस तरह की रिएक्शंस होती है। तो पहली टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड क्लोराइड की। तो ये रही एसिड क्लोराइड की कुछ रिएक्शंस, बहुत आसान है। ज़्यादातर रिएक्शंस में Cl हटेगा, आप देखिएगा Cl- हटेगा और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल लगते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले सिंपल हाइड्रोलिसिस, OH लगेगा, यहाँ हटेगा Cl की जगह RCOH, इसमें ONA लगेगा RCONA, इसमें OR- लगेगा RCOR-। NH3 में NH2 लग जाएगा RCONH2, इसमें RCOO लगेगा तो एनहाइड्राइड बनेगा। आप देख रहे हैं ये एसिड है और ये बाकी डेरिवेटिव्स बनते जा रहे हैं। आप जानते हैं, अभी बताया था, क्लोरीन को हटाना सबसे ईजी होता है, आसान होता है, और ये सारी रिएक्शंस पहले से डिस्कस्ड है, केवल प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। देख रहे हैं H2PdBSO4 रिडक्शन होता है, आप जानते हैं, रोजेनमेंट रिडक्शन, जिसके द्वारा एल्डिहाइड बनता है, बता चुके हैं। H यहाँ लग जाएगा, Cl यहाँ हट जाएगा, बता चुके हैं। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन कर देता है, आपको बताया था। एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन एल्कोहल में हो जाता है। और लास्ट वाली रिएक्शन आपको याद होगा, कैडमियम सॉल्ट, जो कि कीटोन बनाने के काम में आता था, RCOR-। तो ये तो रहा टेबल। इसके अलावा इस कंपाउंड का फेमस एक और इस्तेमाल होता है, हम यहाँ पे नहीं बताएंगे आपको, यहाँ पे बस हिंट दे दें। बेंजीन में अगर इसको मिलाया जाए और AlCl3 मिलाया जाए तो बेंजीन में बताएंगे एक रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो अलग से उसको बताएंगे हम। फिलहाल इस टेबल को समझ लीजिए। और मेरे हिसाब से तो यही वाली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, रोजेनमेंट रिडक्शन, जिसमें हम लोग एसिड कोलाइड को एल्डिहाइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये रहा एसिड कोलाइड का टेबल। अब हम अगली टेबल डिस्कस करेंगे एनहाइड्राइड का। तो ये एनहाइड्राइड की टेबल है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। देखिए, अलग अलग रिएक्शन है, बहुत सिंपल टाइप की रिएक्शन। इसको हम ब्रेक करके आपको दिखाते हैं, अगर देखना चाहें तो। देखिए, आप कोई ना कोई बॉन्ड को ब्रेक करिए, इससे आसानी समझ सकते। जैसे वाटर मिलाया, यहाँ OH लगा दीजिए, यहाँ H लगा दीजिए, RCOH रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगर आप NaOH मिलाएंगे तब भी रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर Na लगा दीजिए, वहाँ OH लगा, RCOH और RCONA, देखिए सामने रिजल्ट है। अमोनिया वाली रिएक्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक तरफ H लगा दीजिए और एक तरफ NH2 लगा दीजिए, इससे RCONH2 बन जाएगा और RCOH बन जाएगा, जो कि सामने आपके है। एल्कोहल वाली रिएक्शन देखिए, अगर यहाँ पर OR- लगा देंगे तो इससे RCOR- बन जाएगा और एसिड बन जाएगा RCOOH आसानी से। PCl5 वाली रिएक्शन देखना चाहेंगे तो ये दोनों तरफ से ब्रेक करता है, इधर भी Cl इधर भी Cl, यानी RCOCl और ये PCl3 यहाँ पे मिलकर POCl3 बना सकता है आसानी से। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, आसानी समझ सकते हैं इसको। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको पहले ही बताया था, रिडक्शन करता है एल्कोहल में, एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन करता है एल्कोहल में। तो ये रहा एसिड एनहाइड्राइड का टेबल। अब हम टेबल लाएंगे एस्टर की। एस्टर का टेबल समझिए। तो ये रही एस्टर की टेबल, एस्टर की सारी रिएक्शन। RCOR-, हाइड्रोलिसिस में आप जानते हैं हमेशा एसिड बनता है।
इसको एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग ब्रेक करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। जैसे हाइड्रोलिसिस किया आपने, OH और H लगा दिया, एसिड और एल्कोहल बन गया। NaOH लगाया आपने तो यहाँ पर O के साथ Na लगा देंगे तो NaOH से रिएक्शन हो जाएगी RCONA और प्लस R-OH। याद रखिए इसको हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहते हैं और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन बोली जाती है सपोनिफिकेशन। याद रखिए सपोनिफिकेशन क्या है तो आप बताएंगे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और ये आपको काइनेटिक्स में बताया था, ये बाईमॉलिकुलर रिएक्शन होती है बताया था। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बाईमॉलिकुलर और सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, याद कर लीजिएगा। सपोनिफिकेशन इज सेकेंड ऑर्डर बाईमॉलिकुलर रिएक्शन। अमोनिया आपको मिलाना है तो यहाँ से NH2 लगा दीजिए यहाँ पे तो RCONH2 बन जाएगा और R-OH बन जाएगा जो आपके सामने है। PCl5 अगर देखेंगे PCl5 तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा 3 भाग में। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और बीच में PCl3, RCOCl, R-Cl और POCl3 आपके सामने है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको पहले से बताया था रिडक्शन करता है अल्कोहल में, ये पार्ट भी अल्कोहल में, ये पार्ट भी अल्कोहल में, दो अलग अलग टुकड़े होकर अल्कोहल बनाएंगे। और मेरे हिसाब से इस टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट है डाइबॉल H, आपको बताया था डाइबॉल H रिड्यूसिंग एजेंट है जो एस्टर्स को एल्डिहाइड में ट्रांसफ़र करता है। सामने एल्डिहाइड बना हुआ है, ये हिस्सा एल्डिहाइड में ट्रांसफ़र होता है बताया था हमने। और ये देखिए इसमें हमने एक दूसरा अल्कोहल मिला दिया R-OH। R-OH मिलाने से इसका ये वाला हिस्सा इंटरचेंज हो जाता है, R- हटेगा और इसकी जगह R- आ जाएगा। देख लीजिए मतलब एक एस्टर एक नए एस्टर में ट्रांसफ़र होता है। और आपको बता दें ये रिएक्शन बोली जाती है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो टेबल बहुत सिंपल है और मेरे हिसाब से डाइबॉल H वाली रिएक्शन आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जो एस्टर को एल्डिहाइड में ट्रांसफ़र करता है। और बाकी सपोनिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है जो रिएक्शन बाईमॉलिकुलर और सेकेंड ऑर्डर होती है। फाइनल टेबल हम लोग एमाइड का डिस्कस करेंगे। तो ये रहा एमाइड का टेबल। एसिड एमाइड हाइड्रोलिसिस किया हमने, मिनरल एसिड या एल्कली के प्रेजेंस में हीट करना पड़ता है तब जाके एसिड में ट्रांसफ़र होता है। ये रिएक्शन पहले ही बताया था हमने, आपको याद होगा। एल्कोहल मिलाते हैं तो ये वाला पार्ट रिप्लेस हो जाएगा, OR- लग जाएगा जिससे एस्टर बन रहा है। अब देखिए P2O5 के साथ अगर हीट किया जाए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड तो ये डिहाइड्रेशन करता है, H2O को माइनस कर देंगे, बीच में बॉन्ड रह जाएगा यानी साइनाइड में चेंज होगा। तो अलग तरह का रिएक्शन देता है। और लास्ट वाला देखते हैं रिडक्शन। लिथियम एल्युमिनियम सबसे इंपॉर्टेंट ये है रिडक्शन। देखिए ज़्यादातर एसिड्स और एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन एल्कोहल में हो जाता है, लेकिन एमाइड का रिडक्शन ध्यान रखिए प्राइमरी एमीन में होता है। असल में ये ग्रुप हट नहीं पाता, इसको हटाना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें रिडक्शन आपने किया है, ऐसा नहीं है ऑक्सीजन को हटाए यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दिया है। तो याद रखिए एसिड या उसके सारे डेरिवेटिव का रिडक्शन अल्कोहल में होता है एमाइड को छोड़कर। एमाइड का रिडक्शन ध्यान रखिए प्राइमरी एमीन में हो रहा है, जो आपके सामने रिएक्शन आगे भी आएगी। अब देखिए एमाइड की सबसे फेमस रिएक्शन, और आप जानते हैं इसकी सबसे फेमस रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत पॉपुलर है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन भी बताएंगे, उसकी मैकेनिज्म भी बताएंगे आपको, क्योंकि मैकेनिज्म पे आपके पेपर में सवाल आ सकता है और आपके सिलेबस में भी है। तो देखिए जो सबसे फेमस रिएक्शन है अगर एसिड डेरिवेटिव में तो ये नेम रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का अपना महत्व है बहुत ज़्यादा। और ये क्या करता है ध्यान रखिए, यह एमाइड को प्राइमरी एमीन में ट्रांसफ़र कर देता है RCONH2। और इसमें रिएजेंट आप जानते हैं अच्छे से, ब्रोमीन के साथ एल्कली मिलाया जाता है KOH। ब्रोमीन और KOH ध्यान रखिएगा, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको रिली बताएं इसमें होता क्या है, इसमें से CO को गायब कर दीजिए, बस काम ख़त्म। CO को गायब कर दीजिए तो ये बन जाएगा RNH2। RNH2 आप जानते हैं अच्छे से, ये प्राइमरी एमीन होता है। तो कहीं ना कहीं ये एमाइड को प्राइमरी एमीन में ट्रांसफ़र करता है। ब्रोमीन KOH या NOH आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में ब्रोमीन KOH न लिख के ध्यान रखिएगा इसकी जगह
KOBr लिख देता है, तब भी रिजल्ट आपका सेम रहेगा। देखिए हम इसमें साइड प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, साइड प्रोडक्ट आपको बता दें इसमें KBr बनेगा, K2CO3 बनेगा, वाटर वगैरह, तो उससे हमारा ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब है प्राइमरी मीन। और रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है, आप देखिए CO को गायब कर दीजिए, जो बचेगा वही रिजल्ट है प्राइमरी मीन। KOBr, या कई बार तो हम देखते हैं कि KOBr नहीं बल्कि OBr माइनस लिख देगा। तो ध्यान रखिए इन तीनों में कोई भी रिएजेंट दिया जाए रिजल्ट आपका सेम है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि CH3CONH2 और इनमें से कोई भी हो, आप जानते हैं इसमें बन जाएगा CH3NH2, सिंपल रिएक्शन CH3NH2 मेथिलेमिन बन गया। आप चाहे एलिफैटिक लीजिए एरोमेटिक लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपका सेम आता रहेगा। CONH2, जैसा कि हमने बताया आसानी से CO को गायब कर दीजिए, CO को उड़ा दीजिए बीच से, जो रिजल्ट होगा वो आपका बन जाएगा NH2। आप देख रहे हैं इसे प्राइमरी मीन बनता जा रहा है। रिएजेंट फिर से दोहरा दें, ब्रोमीन KOH NaOH KOBr OBr माइनस, ये रिएजेंट हॉफमैन ब्रोमाइड का होता है। तो इसकी मैकेनिज्म आपके सामने हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्ज़ाम में आप मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, लेकिन मैकेनिज्म में जो आए हुए इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको ध्यान से देखिएगा, कौन कौन से इंटरमीडिएट्स होते हैं इस रिएक्शन में, और ये रिएक्शन डिटेल में कैसे होती है मैकेनिज्म के द्वारा, वो आप देख लीजिए। तो ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है, एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप इसको बनाएंगे नहीं, सीधे इसमें अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा तो इंटरमीडिएट्स पूछा जाता है कि कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, इसमें कुछ मिस्टेक्स कर देंगे आंसर्स में, वो ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको बताएंगे इसमें याद क्या रखना है, वो हमको बताएंगे। फिलहाल एक्सप्लेन थोड़ा सा आपको कर दें, ध्यान से देखिएगा। और ज़्यादातर रिएक्शन ये NH2 पे होती रहेगी बार बार, जैसा कि हमने बताया इसमें ब्रोमीन और KOH का इस्तेमाल करते हैं। तो Br2 का इस्तेमाल होगा, KOH का इस्तेमाल होगा, OH माइनस का इस्तेमाल होगा, K+ का इस्तेमाल होगा, ज़रूरत के हिसाब से देखते जाइएगा। NH2 पहले ब्रोमीन रिएक्ट किया, Br यहाँ पे जाके लग जा रहा है यहाँ से, और एक H और एक Br यहाँ से हट गया, यानी यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा। ब्रोमीन यहाँ से हाइड्रोजन को हटा रहा है, देख रहे हैं, इसलिए बच गया RNHBr। यहाँ से याद रखिए H और Br यहाँ से माइनस हो रहा है। ये RCONHBr जो आपके सामने, ये पहला इंटरमीडिएट है, फर्स्ट इंटरमीडिएट, ध्यान रखिए। उसके बाद इसमें इस्तेमाल होता है OH माइनस, ये KOH से आता है OH माइनस, और ये कैप्चर करेगा यहाँ से H+ को। देखिए बॉन्ड हमने इस तरह से ब्रेक किया है, इस तरह से ब्रेक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों N के पास चले जाएंगे, इसकी वजह से यहाँ माइनस चार्ज होगा और यहाँ से निकल जाएगा H+ OH माइनस के साथ मिलकर वाटर अलग हो जाएगा। सेकेंड इंटरमीडिएट RCON-Br, ध्यान रखिएगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे K+ का इस्तेमाल किया। K+ को आप जानते हैं ना, Br माइनस की ज़रूरत पड़ेगी। ये बॉन्ड हमने इस तरह से ब्रेक किया है, इस तरह से ब्रेक होने से यहाँ प्लस आएगा तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, आप जानते हैं, और Br माइनस K+ के साथ मिलकर KBr निकल जाएगा। ये न्यूट्रल हो चुका है, RCON बन चुका है। RCON को नाइट्रीन कहते हैं। ये तीसरा इंटरमीडिएट, ध्यान रखिए, थर्ड इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का। और फाइनली एक रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पे R माइग्रेट हो जाता है N की तरफ, R N के साथ कनेक्ट होगा तो ये बन जाता है RNCO। इसको नाइट्रीन कहते हैं, ध्यान रखिए। नाइट्रीन का फार्मूला भी पूछा जा सकता है आपसे, RCON, याद करिए, अनस्टेबल टाइप का होता है ये। और फाइनली रीअरेंज होता है, RN के साथ कनेक्ट होगा तो RNCO बन जाएगा। इसको हम एल्किल आइसोसाइनेट पढ़ते हैं। फाइनली हाइड्रोलिसिस हो रही है, KOH का हमने इस्तेमाल किया, देखिएगा KOH, अगर ये हिस्सा तोड़ा जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH2, जो कि रिजल्ट है आपका प्राइमरी अमीन है। और ये पार्ट मिला के आप चाहे पढ़ सकते हैं। K2CO3 हमने बताया था, K2CO3 रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट होता है, तो कहीं न कहीं प्राइमरी अमीन बन गया। अब आप एग्ज़ाम में इतना सारा स्टेप्स नहीं करेंगे, सीधे इंटरमीडिएट्स को याद रखेंगे। पहला इंटरमीडिएट देखिए RCONHBr, हमने यहाँ पे अलग से लिस्टिंग कर दी है RCONHBr। सेकेंड इंटरमीडिएट ये है आपके सामने RCON-Br, इनको याद कर लेना ही बेहतर होता है। और तीसरा इंटरमीडिएट RCON, जो कि ये तीसरा वाला है, याद रखिए, नाइट्रीन कहते हैं। और चौथा इंटरमीडिएट ये है RNCO, एल्किल आइसोसाइनेट। और आपको बता दें, एक और सवाल पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोवेस्ट जो होता है उसको कहते हैं। और ध्यान रखिए, जो ये माइग्रेशन होता है रीअरेंजमेंट वाला, नाइट्रीन का जो रीअरेंजमेंट होता है इस कंपाउंड में, वही स्लो होता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये
रेडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो नाइट्रीन टू एल्किल आइसोसाइनेट में जो कन्वर्जन है स्लोवेस्ट है, रेडिटरमाइनिंग स्टेप है। तो देखिए इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म, एग्जाम में टाइम नहीं होता, आप भी जानते हैं, इंटरमीडिएट्स को याद करना चाहिए। तो हम बोल देते हैं RCONHBr, RCON माइनस Br, माइनस एक ही में है, तीसरा है RCON और चौथा है RNCO। ये रहा हॉफमैन डिग्रेडेशन की मैकेनिज्म, ये रहा पूरा एसिड डेरिवेटिव आपका। एसिड डेरिवेटिव कंप्लीट किया हमने। टेबल को आप चाहें तो वीडियो रोक कर, चूँकि हमने जल्दी से किया है, टाइम की कमी रहती है आप जानते हैं वीडियो लेक्चर्स बनाने में, तो ये टेबल की फॉर्म में हमने कराया ताकि जल्दी से पूरा हो जाए। टेबल जब आए सामने तो आप वीडियो को रोक कर सारे रिएक्शंस एक बार देख लीजिए और तब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अगला वीडियो लेक्चर आपका आएगा एमीन का। आप जानते हैं एलिफैटिक का लास्ट चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, एलिफैटिक में सबसे आखिरी चैप्टर एमीन का, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एमीन के साथ। थैंक यू।